और अब बात करते हैं नेपाल के अनरेस्ट की। तो नेपाल में आपातकाल जैसे हालात हैं। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की सेना का पूरे देश पर कब्जा है और सभी सांसदों को इस्तीफा देने को कह दिया गया है। सेना ने आंदोलनकारियों से संयम बरतने की अपील की है। इससे पहले आज नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए और उन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की। संसद भवन पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। नेपाल में पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर को आग लगाई गई है। इससे उनकी पत्नी की इसमें झुलसकर मौत हो गई। नेपाल में स्थिति बेकाबू है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के बड़े मीडिया हाउस को भी टारगेट किया है, आग के हवाले कर दिया है। भारत नेपाल बॉर्डर के पास नेपालगंज इलाके में हिंसा भड़क गई और वहां भी उपद्रवियों ने आग लगाई है। कई घर और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। तो नेपाल के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये नेपाल में जो डेवलपमेंट इस वक्त हुए हैं, ये कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त आपको? हाँ, कुछ तो ये संभावनाओं से परे जाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। करीब 2 ही दिनों में सरकार ने रिजाइन कर दिया है, प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया है, अब राष्ट्रपति ने भी रिजाइन कर दिया है। तो अब सेनाध्यक्ष और वहाँ के पुलिस के अधीक्षक, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ने एक साझा बयान जारी किया है कि जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने में पूरी वो कोशिश करेंगी और जनता से आह्वान किया है कि वो शांति बनाए रखें। तो इस वक्त वहां की राजनीति में कौन इस वक्त सामने उभर कर आएगा, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। क्योंकि इस माहौल में लगता है कि केवल सेनाध्यक्ष और जो वहां की अफसरशाही है वही जुड़कर मिलकर कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यदि इस तरह से सरकार अचानक ढह जाती है तो प्रदर्शनकारियों का उत्साह भी बढ़ सकता है कि वो शायद अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखें और अपनी जो मांगे उनकी हैं, वो पहले तो सरकार से प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की मांग थी, पर अब उनके साथ साथ वो कौन उनका विकल्प होगा नए प्रधानमंत्री के तरह से, उस पर भी सोशल मीडिया में कुछ एक तरह से अभियान सा चलता हुआ नजर आता है। जो काठमांडू के मेयर हैं वीरेंद्र शाह, वो सिविल इंजीनियर हैं पर वो रैपर भी हैं। उस तरह से वो बहुत प्रसिद्ध है युवा पीढ़ी में। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीजें संभावनाओं से हटकर एक तरह से उभरती हुई सामने आ रही हैं। और ये मुझे लगता है कि अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई इतिहास में उदाहरण नहीं है कि ऐसे हालात में किस तरह से शांति व्यवस्था वापस बनाई ठीक है। जाएगी। तो क्या स्वर्ण सिंह साहब, ये बताइए कि क्या जो जो ये घटना हुई है, इसके पीछे की वजहें अगर हम समझ पाए, जैसे कि कुछ पुराने समय से चले आ रहे करप्शन वगैरह की बात आ रही है। कुछ लोग, चूंकि श्रीलंका में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ और नेपाल में भी उसी तर्ज पर हुआ, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है कि ये सब किसी एक डिज़ाइन का हिस्सा हो सकते हैं। क्या हम कारणों का विश्लेषण कर पा रहे हैं? तब शायद हमें समझ में आता कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। एक तो मोटे तौर पर आपने जिस तरह से श्रीलंका और बांग्लादेश का भी जिक्र किया, तो समाज में जो तकनीक का एक तरह से लगातार रोजमर्रा जीवन में बढ़ावा पिछले कुछ दशकों में हुआ है,
जिसमें सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा सामने उभर कर आता है, उसके चलते काफ़ी बदलाव आया है, ख़ासकर युवा युवा पीढ़ी में। जो उनका उत्साह है, आक्रोश है, जिस तरह से विद्रोह प्रदर्शन है, वो अचानक विस्फोट की तरह फैल जाता है। हालाँकि उसके पीछे दूसरे बड़े कारण होते हैं, जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी रही पिछले चुनावों के बाद 2022 के बाद। एक के बाद एक नेता बदलते रहे, और अस्थिरता की वजह से ही आप देखें कि जो आर्थिक मंदी हुई और ये करप्शन का मुद्दा जो बढ़कर सामने आया है, तो युवा पीढ़ी का मोटे तौर पे यही आक्रोश है कि किस तरह से पूरा माहौल जो है, जिसको वो कल्चर ऑफ करप्शन के नज़रिए से कहते हैं कि है पूरे नेपाल में, जिससे उनका जो उम्मीद है जीवन के प्रति या देश के प्रति, वो थोड़ी कमज़ोर होती नज़र आती है और अपने आप में आक्रोश बनता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ जितने भी हमारे यहाँ दक्षिण एशिया में, खासकर नेपाल में आप देखें, जो राजनीति को काबू में रखने वाले जो नेता हैं, हम्म। वो सारे 70-80 साल की उम्र में हैं। और उनका मुझे लगता है कि जो कनेक्शन है, जो नब्ज़ उनकी जनता को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए लगातार, उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ कमी नज़र आती है कि शायद हम्म। नेताओं को युवा कहाँ जाना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी ग्रीवेंसेस हैं, हम्म। परेशानियाँ हैं, ये आपस में तालमेल है नहीं। और उसके ऊपर ये सांसद में जी जी। किसी भी पार्टी के पास सीधा कोई मैंडेट नहीं है रूल करने का, हम्म। डिवाइडेड एक तरह से मैंडेट है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये जो रेस्टलेसनेस है युवा पीढ़ी में, हम्म। उसका तालमेल बन नहीं पा रहा। इसलिए एक के बाद एक देशों में आप देखते हैं इस तरह का प्रदर्शन होता है, सरकारें गिर जाती हैं, अचानक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। इससे पहले बांग्लादेश, जो दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा वृद्धि दर वाला आर्थिक व्यवस्था मानी जाती थी, एक मॉडल माना जाता था साउथ एशिया में, अचानक देखें वहां भी सरकार गिर गई, अस्थिरता हम्म। बनी हुई है, आर्थिक मंदी वहां भी है। तो ऐसा नहीं कि सरकार गिरने के बाद वो देश समृद्ध हो जाएगा या जी शांति जी। वहां बहाल हो जाएगी। ये प्रदर्शन हम्म। से मुझे लगता है सरकार गिरने के बाद और भी आर्थिक व्यवस्था मंदी होगी और वहां की अस्थिरता लगातार बनी रहेगी। और हम्म। सेना क्या करती है इस हालात में, वो भी बहुत जी तय जी। करेगा कि किस तरह का भविष्य हम देखेंगे चलिए, तो हम उम्मीद नेपाल में करते आने। हैं कि समय के साथ स्थितियां स्पष्ट होंगी और बहुत अच्छी बात आपने रेखांकित की इस बहाने के युवा पीढ़ी को खास करके सरकार कहीं की भी हो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती, वो भी इस दौर में जब उसके पास ऐसे हथियार हैं संचार के जिससे लाखों करोड़ों युवा एक साथ एक सुर में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नेपाल के युवा भड़के हुए हैं और आंदोलन के बाद आपातकाल की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो संसद से लेकर पीएम आवास, राष्ट्रपति के घर सबको फूंक दिया गया। तो इसी पर होगी आज बड़ी चर्चा आवाज अड्डा में भी शाम 7:57 पर। पंजाब और हिमाचल प्रदेश बाढ़ और बारिश का कहर झेल रहे हैं। बर्बादी का मंजर पहाड़ से लेकर मैदान तक नजर आ रहा है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर से पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। यहां पीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने 1600 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान भी किया है। इससे पहले कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। धर्मशाला में आपदा को लेकर मीटिंग भी हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे। पीएम ने हिमाचल के बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की, साथ ही राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों से भी मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हिमाचल को देने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लगभग 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर हिमाचल में 47 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। राज्य में जगह जगह लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं। और उत्तर भारत में कई राज्यों में आई बाढ़ का असर अब दिल्ली के लोगों की जेब पर पड़ रहा है, जहां फसलें बर्बाद होने के कारण सब्जियों के दाम लगभग 2 गुने हो गए हैं। टमाटर, प्याज, भिंडी, लौकी जैसी रोजमर्रा की सब्जियां आम आदमी की पहुंच से
बाहर होती जा रही हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों में कब कमी आएगी, बता रहे हैं असीम मनचंदा। इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों के अंदर इस वक्त बाढ़ आई हुई है। यमुना अपने पूरे उफान पर है। इसका असर दिल्ली एनसीआर में आने वाली सब्जियों के ऊपर पड़ा है। हिमाचल और पंजाब से दिल्ली एनसीआर में करीबन 40% सब्जियों की सप्लाई होती है। यमुना किनारे भी बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती हैं जिसकी सप्लाई दिल्ली के अंदर होती है, लेकिन अब ये सप्लाई ऑलमोस्ट बंद हो गई है, जिसका असर सब्जियों के दामों पर पड़ा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। सबसे पहले मैं बंद गोभी की बात करूं, ये आज मार्केट में 80 रुपए किलो बिक रही है। बैंगन भी सेम 80 रुपए किलो, करेला 80 रुपए किलो, शिमला मिर्च 140 रुपए किलो और उसके साथ साथ घिया जैसी सब्जी आपको 60 रुपए किलो के आसपास मिलेगी। गोभी अगर आप खाना चाहते हैं तो गोभी 140 रुपए किलो मिल रही है। हालांकि थोड़ी सी राहत की बात है कि टमाटर, प्याज और आलू अभी सस्ते हैं, लेकिन बाकी सारी सब्जियां अब धीरे धीरे महंगी हो रही हैं। अभी बारिश काफ़ी हो चुकी है जिसकी वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो अभी नई फसल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको सब्जियों के दामों पर किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। सब्जियों के दाम आगे भी बढ़ते रहेंगे। यही बता दूं कि दिल्ली में भी काफ़ी सारी सप्लाई होती थी जो कि यमुना किनारे होती थी, वहाँ भी हमें बाढ़ का आलम देखने को मिला। हिमाचल और पंजाब में भी इस वक्त भारी बाढ़ है, वहाँ भी काफ़ी फसल खराब हुई है। तो अभी फिलहाल कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। और अब बात करते हैं मार्केट की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार का जोश हाई रहा। निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स की बात करें, 314 पॉइंट की छलांग लगाई है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं, जबकि निफ्टी बैंक की क्लोजिंग फ्लैट रही। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन रियल्टी, तेल गैस, पीएससी इंडेक्स गिरकर बंद हुए हैं। और बाजार में आज आईटी कंपनियों का बोलबाला रहा। दरअसल इन्फोसिस बाईबैक की खबर ने पूरे आईटी सेक्टर में जान डाल दी। क्यों बाजार खुश है और क्या है बाईबैक की डिटेल्स, बता रहे हैं यतीन मोता। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो 3 साल के ब्रेक के बाद अब इन्फोसिस का बोर्ड परसों यानी सितंबर 11 को बायबैक के बारे में विचार करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम बायबैक की बात करें तो पिछले 3-4 बार जब कंपनी ने बायबैक किया है तो उसकी साइज टिपिकली 8-9 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2022 में जो पिछला बायबैक हुआ था 3 साल पहले, उसमें 1850 के आसपास कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था। इसके पहले 21, 19 और 2017 में कंपनी ने बायबैक्स अनाउंस किए, जिसका टिपिकल साइज 8,000, 8,500 करोड़ से लेके 13-14 हज़ार करोड़ तक गया है। Q1 की परिस्थिति की बात करें तो इन्फोसिस के पास आज की डेट में कैश और कैश एक्विवेलेंट्स 45,000 करोड़ से ज़्यादा है। इनफैक्ट एनालिस्ट लोगों के हिसाब से बायबैक की साइज 10,000 करोड़ से 14,000 करोड़ के बीच रह सकती है, क्योंकि टिपिकली 25 से 30% के आसपास इन्फोसिस अपने कैश का इस्तेमाल करता है। और ऑब्वियसली मार्केट प्राइस की बात करें तो 20 से 25% प्रीमियम पे टिपिकली ये बायबैक होता हुआ आपको नजर पड़ता है। ऑब्वियसली सेबी के जो नए अधिनियम है उसके लिए अगर आप देखें तो टेंडर बायबैक रूट के जरिए ही बायबैक अनाउंस हो सकता है। ओपन मार्केट का बायबैक जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्या होगा शेयर में? ऑब्वियसली आप देख रहे हैं स्टॉक में 4% का सेंटिमेंटल अपटिक है। स्टॉक के वैल्यूएशन को सपोर्ट मिल सकता है, जबकि अगर हम बात करें इन्फोसिस की तो 5 साल के जो एवरेज वैल्यूएशन है उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम ब्लूमबर्ग के कंसेंसस एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी अपसाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कंपनी किस तरीके से आगे जाके M&A में अपना निवेश बढ़ाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश कैसे बढ़ाएगी, तो कैश के आगे जाके यूजेस पे भी अब एनालिस्ट लोगों को लगता है कि चीज़ें अब इंप्रूव हो सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, कंसेंसस टारगेट प्राइस जो है सबसे ज़्यादा वो 2000 के ऊपर है, और अगर हम बात करें बड़ा अनुमान, जो एवरेज अनुमान है वो 1740 रुपए के आसपास ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट दिखाई दे रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस से 20% की अपसाइड आपको दर्शाता है। 12 महीने का फॉरवर्ड पी वैल्यूएशन कंपनी का भी 20 टाइम है, जबकि 5 साल का एवरेज 25 टाइम का पी है। और अगर हम बात करें इस साल के परफॉर्मेंस की, तो इन्फोसिस का शेयर ईयर टू डेट हो या पिछले 12 महीने का परफॉर्मेंस हो, 24 से 25% नीचे ही है। तो इस समय में जब आईटी पे अनिश्चितता है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, शायद मैनेजमेंट को लगता है इस वैल्यूएशन पे बायबैक करना ठीक रहेगा।
इधर सोने के दाम लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। MCX पर दाम 1,09,000 के पार हो गए हैं। कॉमेक्स पर दाम $3,700 के करीब है। क्या है इस तेजी के कारण, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। जी हाँ, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप इस साल की बात करें तो सोने ने आपको 38% के रिटर्न्स दिए हैं और अगर हम 12 महीने देखें तो करीबन 42% की तेजी सोना आपको दे चुका है। तो क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स हैं और पिछले 3 दिनों में लगातार हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव अब यहाँ पर आपको स्पॉट मार्केट में अगर आप सोना लेने जाएंगे तो वहाँ पर देने होंगे। साथ ही साथ चांदी की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाहे ये 14 साल के हाईज पर हो, लेकिन भारतीय बाजारों में यहां पर ये 1.25 लाख प्रति किलो पे है, तो यानी कि ऑल टाइम हाईज यहां पर भी बनते हुए नजर आए हैं। जहां तक फैक्टर्स की बात है कि क्या सपोर्ट कर रहा है, वेल मेजरली तो ये कि आगे जाकर सितंबर में जो यूएस फेड की मीटिंग है वहां पर 25 बेसिस पॉइंट रेट कटौती तो 100% प्रोबेबिलिटी है। 10-20% ये भी प्रोबेबिलिटी है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट हो जाए। तो 25 बाजार फैक्टर इन कर चुके हैं जो आप प्राइसेस में देख सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत अच्छी खासी है। ETF में खरीदारी स्ट्रांग है। फिजिकल बाइंग इन स्तरों पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमने आते हुए देखी है। तो फिर चाहे वो फैमिली हाउसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो अब सोने की तरफ अपना ध्यान देने लगे हैं। चाइना में पेंशन फंड्स अब गोल्ड खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे के सारे फायदे हमने आते हुए देखे हैं। और इन एनी केस अनसर्टनिटी है जियोपॉलिटिक्स की, टैरिफ्स की, तो उस सब का फायदा भी हमने यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखा है। और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इतनी ज्यादा तेजी के बाद भी अब यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये तेजी शायद थमेगी नहीं और बढ़त की एक्सपेक्टेशंस यहाँ से आती हुई। तो 3650 हम कर चुके हैं। 3850 $4,000 पर आउंस के लेवल्स इस साल के अंत में शायद देखने को मिले, ऐसा बैंक्स का मानना है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 22 सितंबर से GST दरों में कटौती के बाद टीवी और AC जैसे वाइट गुड्स की कीमतों में लगभग 8-9% की कमी होने की उम्मीद है। GST में कटौती के ऐलान के बाद वाइट गुड्स शोरूम में टीवी और AC 10% सस्ता तो मिलेगा। इसको लेकर शोरूम में क्या हालचाल है, इसका जायजा लिया केतन जोशी ने। टीवी कोई भी आप लो, प्राइस सस्ती पड़ेगी और 22 तारीख से मिलने वाले प्राइस की टैग यहां से अभी से लगाना शुरू कर दिया है। हम ओनर से पूछते हैं, भाविन भाई, ये भावेश भाई बताइए कि किस तरह की तैयारियां है, ग्राहक आपसे किस तरह से बात कर रहे हैं और आपने यहाँ टैगिंग किस तरह से शुरू किया है? जो भी कस्टमर 22 तारीख के बाद में हमसे टीवी परचेस करता है उसको 10% की भारी डिस्काउंट मिलने वाली है। आप एक चीज देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये टीवी जो पहले हम 87,900 का बेच रहे थे, वो 22 तारीख के बाद में कस्टमर को 79,110 रुपीज में मिलने वाला है। मोटा मोटा 8,000 रुपए का उनको क्लियर कट बेनिफिट मिल रहा है थैंक्स टू द GST रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो व्हाइट्स गुड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी शोरूम में चले जाइए, आपका मनपसंद टीवी या एयर कंडीशन चूज कर लीजिए, 10% आपको बेनिफिट होना तय है। केतन जोशी, अहमदाबाद। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस खबर में आपको दिखाएंगे ऐसी सरकारी वेबसाइट जहां देश विदेश की कंपनियों से जुड़ी 40 लाख नौकरियां मौजूद हैं। रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के तहत काम करने वाली वेबसाइट ncs.gov.in पर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी तलाश कर सकते हैं। साथ ही एक क्लिक की मदद से अप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और अपना रिज्यूमे एक जगह से लेकर दूसरी जगह घूम रहे हैं, बावजूद इसके नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया खबर ये है कि आपको एक वेबसाइट हम बताएंगे जहां पर 40 लाख से ज्यादा नौकरियां मौजूद हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये वेबसाइट का नाम है ncs.gov.in। ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सरकारी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी भी आप आसानी से तलाश सकते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल से मैच करती हुई नौकरी हासिल कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर अब मैं आपको बताती हूँ। करना क्या है कि आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है, जो वेबसाइट मैंने पहले आपको बताई ncs.gov.in। इस पर जाएंगे, इसके होम पेज
पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस पर लॉग इन करना होगा। एक क्लिक करेंगे और नौकरी आप तक पहुंच जाएगी। कैसे, ये भी बताऊंगी। सरकारी वेबसाइट है, 40 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं। और अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, BFSI, जेम्स एंड ज्वेलरी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और टूरिज्म, हर सेक्टर में ढेरों नौकरियां इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो जैसे ही आप इस होम पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप देखेंगे कि जो बाईं तरफ आपको एक बॉक्स मिलेगा जिस पर लिखा होगा, ये ऑप्शन दी होगी जॉब सीकर की, यानी कि वो लोग जो नौकरी खोज रहे हैं उनके लिए ये खास कॉलम है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरा नया वेब पेज खुल जाएगा जिसमें तमाम वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जॉब सीकर वाली विंडो के नीचे सर्च का ऑप्शन भी मिलेगा और जब आप इस सर्च ऑप्शन में एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग कॉलम्स आपको मिलेंगे, जैसे कि फाइंड जॉब, फाइंड काउंसलर, फाइंड कैरियर सेंटर, इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। और आपको जाना है फाइंड जॉब्स में। फाइंड जॉब्स में जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, फुल टाइम चाहते हैं, इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप की तलाश में हैं। तो जैसे ही आपके जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से जितनी वैकेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं वो सब आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं देश नहीं बल्कि विदेशों में आप अपने रिज्यूमे के हिसाब से मैच करती हुई कोई नौकरी तलाशे तो वो सुविधा भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही आप किसी नौकरी के प्रोफाइल से खुद को मैच करते हैं तो साथ ही साथ आपको अप्लाई करने की भी सुविधा मिलेगी। और बस जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अपना CV अपलोड करेंगे, फौरन आपके पास कॉल या फिर जो ऑफिशियल ईमेल ID है उसके जरिए आपको स्टेटस बताया जाएगा कि आपने जो अभी यहाँ पर एप्लीकेशन दी है उसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। तो बेहद आसान ये प्रक्रिया है और लगातार यहाँ पर जो नौकरियों की संख्या है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।